नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धनेश कुमार पाराशर और आज अपन वापस आए हैं इकोनॉमिक्स की क्लास में। तो दोस्तों पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था बीमा बाजार और पूंजी बाजार, जिसे अपन इंश्योरेंस मार्केट और कैपिटल मार्केट कहते हैं। उसको अपन ने पूरा डीप में पढ़ा था। आज अपन दो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों छोटे छोटे टॉपिक है। पहला टॉपिक है क्रेडिट रेटिंग, ठीक है, और दूसरा टॉपिक है नेशनल इनकम। तो पहले अपन देखने वाले हैं क्रेडिट रेटिंग या साख नियंत्रण, ठीक है। क्या है? साख नियंत्रण। साख नियंत्रण या क्रेडिट रेटिंग। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो क्रेडिट रेटिंग या साख नियंत्रण ये क्या चीज होती है। पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि साख नियंत्रण क्या है, फिर उसके बाद अपन इसकी टेक्निकलिटी को समझेंगे कि इसमें क्या ये प्रैक्टिकली आती है हमारे काम में और कैसे इसके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जब कोई भी पर्सन क्या लेने जाता है, लोन लेने जाता है, ऋण लेने जाता है, तो कोई भी ऋण देने वाला, अब ऋण कौन देता है? जैसा कि आपको पता है ऋण बैंक्स देते हैं। तो बैंक आपकी क्या चेक करते हैं? साख चेक करते हैं, आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। मैं दोस्तों आपको एक कॉमन टर्म में बताता हूं, बिल्कुल लेमन टर्म में। जब अपन बिल्कुल, आप इसको बिल्कुल बेसिक से लो कि आपको पैसा उधार चाहिए, ठीक है। आप कहां गए? अपने दोस्तों के पास गए, अपने रिश्तेदारों के पास गए, इनसे पैसा उधार लेने गए, तो वो आपको पैसा दे तो देंगे। ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका पैसा रिटर्न करने की कैपेबिलिटी कितनी अच्छी है, ठीक है। आपने पहले कभी लिया है तो उसको सही समय पे चुकाया है या नहीं चुकाया है। तो ये सभी चीजें आपकी क्या बनाती है? साख। कहते हैं ना कि भाई मेरी तो साख है। तो वो जो साख शब्द है वो है साख नियंत्रण या निर्धारण। निर्धारण ज्यादा सही शब्द है, साख निर्धारण, ठीक है। साख नियंत्रण का काम किसका होता है? क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट कंट्रोल का काम किसका होता है? क्रेडिट कंट्रोल का काम होता है आरबीआई का। तो वो साख, कहते हैं ना कि भाई मेरी गांव में साख है, किसी से भी कोई भी काम मैं करवा लूंगा, किसी से भी कुछ भी पैसे मांगूंगा, मेरे को कोई मना नहीं करेगा। तो इसे कहते हैं साख या क्रेडिट। तो आपका क्रेडिट स्कोर, अब आपको लोन चाहिए, तो अब पूरे भारत में तो आपको सभी लोग जानते हैं नहीं। आप गए किसी बैंक की ब्रांच में, ठीक है, आप लोन लेने गए, तो आपको लोन किस बेसिस पे मिलेगा? आपको लोन किस बेसिस पे मिलेगा? तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट कंट्रोल। दैट इज कॉल्ड क्रेडिट कंट्रोल या क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है? क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई करती है, ठीक है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ रेट, ये सब मैंने आपको बैंकिंग वाली क्लास में करवा दी थी। तो अब अपन इसकी परिभाषा को समझते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी, किसी व्यक्ति, संस्था, कोई पर्सन, इंस्टीट्यूशन और कंपनी, किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी, किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी या सरकार के लिए, सरकार को भी, गवर्नमेंट की भी रेटिंग दी जाती है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। या सरकार के ऋण लेने और उसे वापस करने, कंपनी या सरकार के ऋण लेने या वापस चुकाने, ऋण लेने या वापस चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन, लेने या वापस चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन, ठीक है।
जैसा कि मैंने आपको अभी अच्छे से पूरा डिस्क्राइब में समझा दिया था। तो क्षमता का मूल्यांकन क्या कहलाता है? साख निर्धारण। साख निर्धारण कहलाता है। तो ये तो थी बात दोस्तों आपके इसकी डेफिनेशन की, भाई साख निर्धारण क्या चीज है। अब चलते हैं अपन इसकी टेक्निकलिटी पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं आएगा, आपको ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करने के लिए है। अब आता है आपका जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साख निर्धारण के संबंध में कौन सी संस्थाएं हैं, सही पे चिन्हित, सही को चिन्हित कीजिए या सही मिलान कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। तो देखेंगे कि भारत में नहीं, अभी अपन वर्ल्ड की बात करेंगे, पहले अपन वर्ल्ड की बात करेंगे। तो वर्ल्ड में अब जैसे कंपनी या सरकार, अब यहां सरकार जो टर्म आई, तो जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट भी तो लोन लेती है। जब वो क्या करती है, अपना जो डेफिसिट है उसको कंट्रोल करने के लिए, अपना घाटे को कंट्रोल में करने के लिए क्या करती है, लोन लेती है। अब लोन कहां से लेती है? आईएमएफ से भी ले सकती है, वर्ल्ड बैंक से भी ले सकती है, या फिर खुद के आरबीआई से भी ले सकती है। तो आरबीआई तो देने में कोई ज्यादा वो करेगा नहीं, गवर्नमेंट की रेटिंग उससे फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अगर आईएमएफ से लेना है, वर्ल्ड बैंक से लेना है, तो वहां पे जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं वो क्या करती है, हर कंट्री की गवर्नमेंट को, हर कंट्री को क्या देती है, रेटिंग देती है। उन रेटिंग्स के अकॉर्डिंग क्या दिया जाता है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल लेवल पे जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं, वो क्या करते हैं, आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। तो अपन देखते हैं कि कौन कौन सी इंटरनेशनल कंपनीज है। ठीक है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय कंपनियां, अंतरराष्ट्रीय साख निर्धारण कंपनियां, साख निर्धारक कंपनियां। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे क्रेडिट रेटिंग देने वाली कंपनीज कौन कौन सी है। तो उनमें जो सबसे फेमस कंपनी है और जो सबसे 3 बड़ी कंपनियां हैं, अपन यहां पे सिर्फ उनको जानेंगे कौन कौन सी है। सबसे पहली है S&P बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, S&P। अब ये S&P, इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ ली जाती है पेपर में कि S&P क्या है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। ठीक है, एक तो कंपनी कौन सी हुई, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। दूसरी कंपनी कौन सी हुई, मूडीज। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप इनका नाम जरूर सुनते होंगे। ठीक है, एक हुई मूडीज। ठीक है, मूडीज, और एक है फिच। एक कौन सी है, फिच। तो इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। S&P, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है या कभी ये शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगा। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज एंड फिच। तो ये 3 कंपनियां ऐसी हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या करती है, क्रेडिट रेटिंग आपको प्रोवाइड करवाती है। अब बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग दी कैसे जाती है। ठीक है, मतलब क्रेडिट रेटिंग में जो ये कंपनियां होती हैं वो अलग अलग प्रकार से रेटिंग देती है। तो इनमें जो सबसे अच्छी रेटिंग होती है, जो माना जाता है कि भाई सबसे टॉप रेटिंग है, वो है AAA। वो क्या है, AAA। AAA का मतलब है कि इसको दिया गया पैसा 1 रुपया भी क्या नहीं जाएगा, अपना एनपीए में नहीं जा सकता। 1 रुपया भी अपना नॉन परफॉर्मिंग असेट में नहीं जा सकता। पूरी की पूरी इसको दी हुई राशि अपने पास लौट के जरूर आएगी। दैट इज AAA। एक होती है AA। अब आप सोचेंगे AA तो बुरी है, नहीं, AA बुरी नहीं है, लेकिन AAA से कम है। ठीक है, AAA का मतलब है सबसे मजबूत, सबसे बेहतर। मतलब इसमें आप कल्पना ही नहीं कर सकते
मतलब 100% जिसे अपन कहते हैं। डबल ए आप 99% कह दो, और एक रेटिंग होती है ए, ठीक है, ए आप इसको 95% मान लो। तीनों अच्छी रेटिंग है। ए में क्या है, वादों को पूरा करने की क्षमता है, किंतु विपरीत परिस्थिति। अब जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया ने कोई, इंडियन गवर्नमेंट ने लोन लिया, लेकिन अब कोरोना आ गया तो गवर्नमेंट भी क्या करे, तो वो है रेटिंग ए। ट्रिपल ए का मतलब है कुछ भी हो जाए, आसमान फटे चाहे कुछ भी हो, वो तो अपना पैसा चुकाएगा ही सही, तो वो है ट्रिपल ए। और डबल ए ऐसी मतलब वो कंडीशंस पे भी डिवाइड करती है। अब आती है ट्रिपल बी, ठीक है, ऐसे ही डबल बी। तो इसमें सबसे जो खराब रेटिंग होती है वो है डी। डी किसे दिया जाता है, डी उसे दिया जाता है कि एक बार अगर आपका पैसा इसके पास चला गया तो आप उम्मीद छोड़ दो, आप फिर भविष्य में ये उम्मीद ना रखें कि हमको हमारा पैसा वापस मिलेगा, तो वो रेटिंग हुई डी। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी रेटिंग है जो कि सबसे अच्छी है, या फिर कौन सी रेटिंग है जो कि सबसे बेकार है, उसमें एफ तक दे देंगे, लेकिन एफ नहीं है, सिर्फ कहां तक है, डी तक है। तो इन चीजों का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। तो ये तो अपन ने बात करी थी अंतरराष्ट्रीय साख निर्धारक कंपनियों की। अब अपन बात करेंगे भारतीय जो साख निर्धारण करने के लिए 3 संस्थाएं हैं, ठीक है, कंपनी नहीं कहेंगे अपन इनको, संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, भारतीय साख निर्धारक संस्थाएं, ठीक है। संस्थाएं, ठीक है, भारतीय साख निर्धारक संस्थाएं। तो भारतीय साख निर्धारक संस्था भी मुख्य रूप से 3 ही है, ठीक है। अब यहां मेरे कहने का मतलब मुख्य रूप से 3 ही है, ऐसे मतलब है कि ये जो साख निर्धारक संस्थाएं होती हैं ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, और ये ऐसा नहीं कि हर कोई अपनी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी खोल के बैठ सकता है। इसके लिए एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, और पूरे इंडिया में गिनी चुनी ही क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, जिनमें से टॉप 3 जो हैं वो कौन सी है, क्रिसिल, केयर और इक्रा, ठीक है। एक तो है क्रिसिल, क्या है, क्रिसिल, CRISIL, CRISIL, क्या बोलते हैं इसे, क्रिसिल, क्या बोलते हैं इसे, क्रिसिल। एक क्या है, एक का नाम है इक्रा, ICRA, इसे क्या कहेंगे, इक्रा, ठीक है। और एक क्या है, केयर, CARE, केयर, ठीक है। तो ये अपने पास 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। तो दोस्तों ये अपना टॉपिक खत्म होता है किसका, क्रेडिट रेटिंग का। भारत में जो साख निर्धारण से संबंधित में क्रिसिल भारत की सबसे पुरानी एवं विश्वसनीय संस्था है, इस चीज का ध्यान रखना। ये जो क्रिसिल है इसको 1988 में प्रारंभ किया था, ठीक है, मतलब प्रारंभ तो ये 87 में ही हो गई थी, 1987 में ही हो गई थी, लेकिन 1988 में इसने अपना काम प्रारंभ किया, ठीक है, 1988 में कार्य प्रारंभ किया, ठीक है। तो ये सबसे विश्वसनीय संस्थाओं में से एक है। तो ये था दोस्तों अपना किसका, क्रेडिट रेटिंग का टॉपिक। अब अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मैं समझता हूं आपको साख निर्धारण अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक चीज और, आप कभी आपके पिताजी या फिर आपका कोई भी जानकार लोन लेने गया हो तो देखना बैंक वाले क्या पूछते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। आपने ऐड देखे होंगे बहुत सारे टीवी पे कि आपकी क्रेडिट स्कोर फ्री में चेक करिए, तो वो सब क्या है, आपका क्रेडिट स्कोर बताता है, ठीक है। तो वो क्रेडिट स्कोर क्या है अपन ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब दोस्तों अपना नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम, ठीक है। क्या है, राष्ट्रीय आय
राष्ट्रीय आय, या फिर अपन इसको नेशनल इनकम। ठीक है, अब नेशनल इनकम में अपन पहले डायरेक्ट नेशनल इनकम की बात नहीं करेंगे, पहले अपन नेशनल इनकम से पहले अपन उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय आय सीधी पेपर में नहीं पूछी जाती क्योंकि ये सिर्फ एक परिभाषा मात्र है। तो अपन को मेन क्या है, जो इसके कंपोनेंट्स है, तो उसमें सबसे पहला कंपोनेंट है जीडीपी। बड़ा ही फेमस नाम है, आप सभी इससे अवगत होंगे। ठीक है, जीडीपी। तो अब अपन देखेंगे कि जीडीपी क्या है। ठीक है, जीडीपी की परिभाषा क्या है और जीडीपी क्या है। तो दोस्तों मैं आपको समझाता हूं, किसी भी एक पर्टिकुलर स्थान पे, किसी विशिष्ट स्थान पे एक पर्टिकुलर विशिष्ट समय सीमा में उत्पादित उत्पादों के अंतिम मूल्य, ध्यान से सुनना, मतलब जितने भी प्रोडक्ट यहां पे क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, उनकी जो मार्केट प्राइस है, अंतिम मूल्य, उसका मतलब जो आपने खरीदा है। अब ये पेन चाहे बना 5 रुपए का ही है, 4 रुपए का ही है, लेकिन अपन को 15 रुपए में मिला है, तो इसकी क्या मानेंगे, मार्केट प्राइस एमपी मानेंगे। अब ये अलग अलग फैक्टर होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर प्राइस, वो अपना फंडा इतना डीप में समझने का नहीं है, अपना सिर्फ ये समझने का है कि जीडीपी क्या है। तो अंतिम मूल्य इसका वो क्या होता है, जीडीपी। तो किसी पर्टिकुलर स्थान, अपन क्या ले लेते हैं, भारत अपना देश, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड में क्या आता है, वित्तीय वर्ष। तो भारत का वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट होता है दोस्तों, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, कब से होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो अपन क्या परिभाषा देंगे कि किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में, अब ये चीज ध्यान रखना, अपन को टाइम पीरियड क्या है, 1 वित्तीय वर्ष, एक फिनेंशियल पीरियड जो कि इंडिया कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो क्या है, 1 वित्तीय वर्ष में सभी निवासी और गैर निवासी के अंतर्गत, 1 वित्तीय वर्ष में, 1 वित्तीय वर्ष में, 1 वित्तीय वर्ष में सभी निवासी और गैर निवासी। अब ये निवासी और गैर निवासी का कॉन्सेप्ट, मतलब जो सिटीजन है और जो सिटीजन नहीं है, मतलब फॉरेनर्स हैं, और गैर निवासी या अनिवासी भी अपन कह सकते हैं, गैर निवासी। ठीक है, गैर निवासी और निवासी का मैंने क्या समझा है आपको, कि जो इंडिया के सिटीजन भी हैं और जो क्या है, फॉरेनर भी हैं। गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा बाजार मूल्य पर, गैर निवासी इकाइयों द्वारा, ठीक है, यूनिट्स द्वारा, वो चाहे कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इकाइयों द्वारा उत्पादित। अब उत्पादित क्या भी हो सकता है, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं। अब यहां पे सर्विस भी आ गई, अगर कोई सर्विस दे रहा है तो वो भी किसमें, जीडीपी में काउंट होगी। और वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य ही क्या है, मूल्य ही जीडीपी है। ठीक है, तो जीडीपी समझ में आ गई। जीडीपी क्या है, किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में सभी निवासी और गैर निवासियों द्वारा
इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम बाजार मूल्य ही क्या है? जीडीपी है। अंतिम बाजार मूल्य जिसको पर्टिकुलर आप डायरेक्ट खरीद रहे हैं तो वो क्या है? जीडीपी। तो दोस्तों जीडीपी आपको अच्छे से समझ में आ गया जीडीपी क्या है। जैसे आपके परिवार की बात करते हैं, आपके परिवार की जीडीपी कैसे निकालोगे आप? कि आपके पापा कोई वर्क कर रहे हैं, उससे वो कुछ अर्निंग लेके आते हैं, ठीक है, तो वो अर्निंग आई, आपकी मम्मा कुछ प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट जैसे कुछ अचार पापड़ वगैरह कुछ छोटा मोटा आपका लघु उद्योग है और उससे वो क्या करती है? बेचती है। तो पिताजी क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं, उसके बदले में वो पैसा लेके आए। मम्मा ने क्या करा? सामान आपका जो गुड्स है उसको सेल करा और फिर इनकम आई। तो दोनों की इनकम का जो एडिशन है वो क्या है? आपकी घर की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब ये तो थी जीडीपी। अब दोस्तों ध्यान से समझना, अब जीडी के बाद आ जाती है जीएनपी। जीएनपी, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो ये तो क्या होती है? जीडीपी की फुल फॉर्म होती है। अब नेक्स्ट क्या है? जीएनपी। नेक्स्ट क्या है? जीएनपी। जीएनपी को आप क्या कहते हैं? जीएनपी को आप कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। वो तो था ग्रॉस डोमेस्टिक, घरेलू, मतलब बाउंड्री के अंदर जितनी भी बनी, चाहे वो किसी विदेशी ने बनाई हो चाहे किसी देशी ने बनाई हो, तो वो क्या है? देश के अंदर बनने वाली। अब जीएनपी क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। दोस्तों जैसा नाम से ही पता लग रहा है, राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या है? कि आपके राष्ट्र का, मतलब आपके नेशन की इनकम। नेशन की इनकम से क्या मतलब है? कि नेशन की इनकम किसे मानी जाएगी? जो कि आप, अब मान लो आपके परिवार में कोई बाहर से आ गया, मतलब कोई आपका रिश्तेदार रहने आ गया और वो भी इनकम करता है, तो अगर टोटल जीडीपी देखी जाएगी तो जीडीपी में तो उसकी इनकम शामिल होगी, लेकिन अगर जीएनपी निकाली जाएगी आपके घर की तो उसकी इनकम उसमें से बाहर हो जाएगी। तो जीएनपी क्या होती है? किसी देश के नागरिकों द्वारा देश में उत्पादित हो या देश के बाहर उत्पादित हो, वो आय क्या होती है? जीएनपी होती है। तो जीएनपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जीएनपी क्या होती है भाई? जीडीपी प्लस विदेशों में रहने वाले भारतीयों की आय माइनस, भाई विदेशों में जो रहते हैं उनकी आय को तो क्या कर देंगे? उन भारतीयों की आय को तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, और माइनस क्या करेंगे? जो देश में रहने वाले विदेशियों की आय। देश में रहने वाले विदेशियों की आय, विदेशियों की आय, ठीक है। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो आप इसको नोट कर लें, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई जीएनपी और जीडीपी में क्या डिफरेंस है। तो जीडीपी में से अगर विदेशों में रहने वाले भारतीयों की आय को जोड़ दिया जाए और देश में रहने वाले विदेशियों की आय को क्या कर दिया जाए? माइनस कर दिया जाए, तो क्या आ जाएगी? जीएनपी, जिसे अपन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो दोस्तों अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। जीडीपी हो गई, जीएनपी हो गई। अब जीडीपी और जीएनपी के बाद क्या है? जीडीपी और जीएनपी के बाद क्या है? एनडीपी। क्या है? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है दोस्तों? एनडीपी क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे कहते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। जैसे जीडीपी थी, ये क्या है? एनडीपी,
शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब देखते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है। देखो दोस्तों, शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है, जब जीडीपी में से एनडीपी, ठीक है, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड नॉट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हुआ, जब जीडीपी में से अपन क्या माइनस कर देंगे, डेप्रीशिएशन, मूल्यह्रास, ठीक है, मूल्यह्रास। तो जब जीडीपी में से मूल्यह्रास या डेप्रीशिएशन माइनस कर देंगे तो वो क्या होगा आपका, एनडीपी। अब मूल्यह्रास क्या होता है, मूल्यह्रास को, डेप्रीशिएशन को समझने के लिए ये समझो कि इसे कहते हैं घिसावट भी कहते हैं इसे। जब कोई वस्तु, जैसे आपने मान लो एक कार ली, ठीक है, आपने एक मोबाइल लिया, या कुछ भी प्रोडक्ट लिया, तो वो जैसे मोबाइल लिया, आपने खरीदा 15,000 रुपए का, 20,000 रुपए का एक मोबाइल लिया, मान लो 20,000 रुपए का आपने एक मोबाइल लिया। अब आपने वो मोबाइल खरीद लिया, 20,000 रुपए चुका दिए। अब आप 15 दिन बाद ही अगर उस मोबाइल को किसी दूसरे पर्सन को अगर बेचो, तो क्या वो 15,000 के 15,000 में खरीद लेगा? सीधी सी बात है, नहीं। वो क्या करेगा, वो क्या कहेगा कि भाई ये तो अब पुराना हो चुका है। तो वो जो 15, अब 20,000 का मोबाइल है, वो कहेगा यार इसको 18 में ले लूंगा मैं। तो अपन ने खरीदा कितने का, 20 का, उसने अपन को दिया कितने, उसने अपन को कितने रुपए दिए वापस 15 दिन बाद, 18,000 रुपए। तो वो जो गैप है 2,000 रुपए का, उसे क्या कहते हैं, डेप्रीसिएशन। उसे क्या कहते हैं, डेप्रीसिएशन। या फिर आप मान लो अब 15 दिन बाद 2,000 कीमत घटी, अब मान लो 1 साल बाद, 1 साल बाद उस 20,000 के आप मानोगे नहीं, वो 10,000 भी रह सकते हैं, 12,000 भी रह सकते हैं, ठीक है, 8,000 भी रह सकते हैं। तो वो क्या है, जो आपने खरीदी और जिस कीमत पे एक समय बाद आपकी बिक्री है, तो वो क्या हुआ, मूल्यह्रास हुआ, डेप्रीशिएशन हुआ या घिसावट हुई। तो एनडीपी समझ में आ गया, शुद्ध, नाम से ही पता लग रहा है क्या, शुद्ध घरेलू उत्पाद, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी में से अपन ने क्या माइनस कर दिया, डेप्रीशिएशन को माइनस कर दिया, तो क्या आ गया अपने पास, एनडीपी आ गया। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, एनडीपी या फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी में से अपन ने डेप्रीशिएशन को माइनस कर दिया। अब दोस्तों कॉन्सेप्ट है एनएनपी। क्या है, एनएनपी। एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट या शुद्ध राष्ट्रीय प्रोडक्ट, उत्पाद। ठीक है दोस्तों, अपन एक 4 टर्म पढ़ चुके हैं अब तक। मैं चारों लिख रहा हूं ताकि आप उनको कोरिलेट कर पाए। सबसे पहले थी जीडीपी। जीडीपी के बाद अपन ने क्या पढ़ा था, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, एनडीपी। ये इससे लिंक है, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जो कि इससे लिंक है। अगर जीडीपी में से अपन डेप्रीशिएशन माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, एनडीपी। और अगर अपन जीएनपी में से डेप्रीशिएशन माइनस कर देते हैं, एनएनपी निकालने का क्या फॉर्मूला है, एनएनपी निकालने का फॉर्मूला क्या है कि जीएनपी में से, जीएनपी माइनस डेप्रीशिएशन, मूल्यह्रास। अगर आपने मूल्यह्रास निकाल दिया तो वो क्या निकल के आ जाएगा, एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और जीएनपी का फॉर्मूला याद करो, अभी क्या बताया था, जीएनपी का फॉर्मूला जीडीपी माइनस प्लस करेंगे विदेशों में रहने वाले भारतीयों। क्या है विदेशों में, विदेशों में रहने वाले भारतीयों को अपन क्या कहते हैं, एनआरआई, नेटिव रीजन्स ऑफ इंडिया। तो वो क्या है, एनआरआई, उनकी इनकम, एनआरआई की आय माइनस
माइनस देश में रहने वाले विदेशियों की आय, रहने वाले विदेशियों की आय। तो ये दोस्तों अपने 4 कॉन्सेप्ट थे जिनको आपने अच्छे से समझा होगा, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। अब अपना लास्ट पॉइंट बचा है इसमें पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय। क्या है दोस्तों? पर कैपिटा इनकम या फिर आप इसे भी क्या कह सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय। अब देखते हैं प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम क्या है। प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम निकालने का 2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। एक तो प्रति व्यक्ति आय निकालने का तो फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या, ठीक है। इसका दोस्तों सीधा सीधा सा क्या मतलब है, इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि देश में अगर जितनी भी आय है उसको बराबर समान रूप से बांट दे। अब अंबानी की इनकम ईयरली कितनी भी हो उससे मतलब नहीं है, एक गरीब आदमी कुछ भी नहीं कमाता, साल भर के 10,000 रुपए भी कमा रहा है, तो सबको अगर बराबर बराबर बांट दिया जाए पैसा, तो हर व्यक्ति के पास कितनी इनकम पहुंचेगी, दैट इज पर कैपिटा इनकम। वो क्या है, पर कैपिटा इनकम है। वो कैसे निकालते हैं, राष्ट्रीय आय अपॉन जनसंख्या। और राष्ट्रीय आय क्या होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित अवधि में कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन का योग या उत्पादन प्रक्रियाओं में लगे हुए साधनों को प्राप्त आय का योग या उत्पादित वस्तुओं का योग, जो कि अपन ने जीडीपी में पढ़ा। मतलब जीडीपी को एक तरीके से आप देश की इनकम कह सकते हो। तो राष्ट्रीय आय अपॉन जनसंख्या, तो ये निकाल के आप क्या कर सकते हो, पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हो। और अगर आपको प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद निकालना है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी अपन कहें, तो सीधा सा फॉर्मूला है जीडीपी अपॉन जनसंख्या, ठीक है। जीडीपी अपॉन जनसंख्या। कई बार पेपर में ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सा पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये दोस्तों आज की अपनी क्लास हुई। इसमें अपन ने सबसे पहले क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां पढ़ी, उसके बाद अपन ने क्रेडिट रेटिंग को समझा, क्रेडिट रेटिंग क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को समझा। उसके बाद अपन ने राष्ट्रीय आय पढ़ी, जिसमें अपन ने जीडीपी को समझा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद अपन ने नेट नेशनल प्रोडक्ट पढ़ा, और क्या पढ़ा, उसके बाद अपन ने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ा। तो ये 4 चीजें अपन ने पढ़ी, और लास्ट में अपन ने अभी पर कैपिटा इनकम पढ़ा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।